हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपीसी सिंप्लीफाइड। आज हमारा 3 अप्रैल है। 3 अप्रैल के करंट अफेयर को हम लोग देखेंगे। जो सोर्स मैं यूज़ करता हूँ वो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि गवर्नमेंट की एक विंडो है, पोर्टल है, जहाँ पे आपको डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, वो मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। दूसरा मैं द हिंदू यूज़ करता हूँ, द इंडियन एक्सप्रेस यूज़ करता हूँ, और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो स्टैटिक फैक्ट्स के लिए कुछ डाटाज मिल जाते हैं गूगल पे, वो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर विदाउट एनी डिले। तो हमारा सबसे पहले करंट अफेयर है, देखिए मार्स मिशन की बात हो रही है, मार्शियंस की बात हो रही है। मार्शियंस कहने का क्या मतलब, वो वैसे लोग जो मार्स पे जाएंगे। तो जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, नासा, वो ट्रेन कर रहे हैं 4 लोगों को, जिनको लाइव भेजा जाएगा मार्स पे जून 2023 में। तो जो लोग मार्स पे जाएंगे उसको कहते हैं मार्शियन, और वो नासा की ह्यूमन एक्सप्लोरेशन मिशन के पार्ट बनेंगे। इसी के साथ साथ नासा सैटेलाइट को भेजेगी एक, जिसमें द इनसाइट लैंडर और रोबोटिक हेलीकॉप्टर, वो दोनों इनकलकेटेड होगा, इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आखिर इसका मकसद क्या होगा। तो ये कंडक्ट करवाएगी कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ मार्स। द यूएस स्पेस एजेंसी इज प्लानिंग 3 सच मिशंस टू बेटर अंडरस्टैंड मार्स। तो बेसिकली इसमें जो भी यहाँ पे मैन मार्शियंस मिशन होने वाला है, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा मार्स पे, और इसके लिए तीन मिशंस को लाया जाएगा कि और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझा जाए मार्स को। जो क्रू मेंबर्स होंगे वो परफॉर्म करेंगे बहुत सारे मिशंस एक्टिविटीज, जैसे सिमुलेटेड स्पेस वॉक्स, स्पेस पे कैसे मार्स के स्पेस में वॉक किया जाए, रोबोटिक्स ऑपरेशंस को भी किया जाएगा, हैबिटेट मेंटेनेंस को चेक किया जाएगा, पर्सनल हाइजीन का वहाँ पे केयर करके देखा जाएगा कि क्या वो मेंटेन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, जैसे बैदिंग हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज भी करने का एक प्रावधान है, वहाँ पे एक्सरसाइज करके चेक करेंगे कैसे वहाँ पे इफेक्टिवनेस कितना ज़्यादा है। क्रॉप ग्रोथ को भी फोकस करेंगे। बेसिकली एक तरीके से आप समझो तो फ्यूचर एक तरीके से देखा जा रहा है वहाँ पे। अब हम लोग नासा की बात कर लेते हैं। इसकी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। एडमिनिस्ट्रेटर इसके अभी बिल नेल्सन है। इनकी इंटरव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, आप एक बार देखा करना। इनको फेसबुक पे अभी जाके आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट मिशन, फर्स्ट करंट अफेयर। अब देखिए दूसरे करंट अफेयर पे चलते हैं हम लोग। सेकंड करंट अफेयर क्या कह रहा है, एक्सिस बैंक है ना, वो लॉन्च किया है इंडिया का पहला पॉकेट साइज स्वाइप मशीन। स्वाइप मशीन, आप पहले जाते होगे किसी भी वेंडर पे, किसी भी दुकान पे, तो आपको एक तरीके की मशीन दिखती होगी जहाँ पे कार्ड को आप इस तरीके से स्वाइप करते होगे, जो कि एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगा होता है कार्ड पे, जो उस कार्ड को रीड करके वहाँ से डिडक्ट करवा सकते थे अपने बैलेंस को। तो जो एक्सिस बैंक है ना, ये अपनी पहली, इंडिया की पहली पॉकेट साइज, मतलब वैसी मशीन जिसको आप पॉकेट में लेके चल सकते हो, एकदम छोटी सी मशीन, जिसको हम लोग कहेंगे माइक्रो पे, जो कि बेस्ड होगा ऑन पिन ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी पे, जो मोबाइल से ऑपरेट होगा। अब हम लोग बात करें तो एक्सिस बैंक जो है वो इंडिया का तीसरा सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर है, प्रोवाइड करता है लोन्स। साथ में ही वो लॉन्च कर रहा है माइक्रो पे, जो कि कंट्री की पहली पॉकेट साइज स्वाइप मशीन होगी। ये स्वाइप मशीन क्या करेगी, बेसिकली डिजिटल पेमेंट्स को एक्सेप्ट करेगी। बेसिकली स्वाइपिंग मशीन का तो काम ही यही होता था। अभी आप बात करो तो यूपीआई जो होता है इंडिया में, देखिए जब इंडिया में यूपीआई नहीं था ना, तो आप याद करो वीज़ा एंड मास्टर कार्ड का डोमिनेंस। आप किसी भी दुकान पे जाते थे तो वो स्वाइप करता था, और एक गेटवे चार्ज होता है, गेटवे चार्ज। तो मतलब क्या हुआ कि अमेरिकन एक कंपनी है, वो प्रोवाइड कर रही है कि ठीक है आप इस दुकान पे डिजिटल पेमेंट करो। तो आप डिजिटल पेमेंट करोगे ना, तो मैं क्या करूँगा, बस उस पेमेंट को कैरी आउट करवाने के लिए जो मशीन मैं आपके दुकान पर लगा के जा रहा हूँ, उसके लिए मैं काटूंगा आपके 5%, लेट्स अज्यूम। तो ये क्या हो गया, यहाँ इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है, बिल्कुल। और ये जो रेट होगा किस पे ऐड होगा, कस्टमर्स पे ही तो ऐड होगा ना। तो ये भी चीज़ हुआ, और साथ में ही बहुत से लोग इस चीज़ से बचने के लिए ब्लैक मार्केटिंग भी करते थे, विदाउट बिल की भी देने की प्रावधान कर रखे थे। तो एक रिवॉल्यूशन है यूपीआई। साथ में ही जो माइक्रो पे लॉन्च हुआ है, उसके साथ साथ एक इजी टैप जो कि रेजर पे के द्वारा किया जाएगा, एंड माई पिन पैड, जिसको टेक्निकल सॉल्यूशन पार्टनर्स की तरह बिहेव करेगा ये दोनों। ठीक है ना, इजी टैप जो होगा वो रेजर पे का होगा, एंड माई पिन पैड जो होगा वो टेक्निकल सॉल्यूशन पार्टनर्स की तरह बिहेव करेगा। माइक्रो पे जो है ना, वो बेस्ड है आपको पिन ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी पे, जो कन्वर्ट करता है मर्चेंट स्मार्टफोन इनटू ए पॉइंट ऑफ स्केल। इसको पीओएस कहते हैं, पीओएस टर्मिनल, जहां से पेमेंट की ऑप्शंस क्रिएट होती है। ठीक है ना, तो ये था हमारा एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला पॉकेट साइज स्वाइप मशीन। आगे मूव करते हैं। देखिए नाटो इज द बिगेस्ट रीजन, रशिया यूक्रेनियन वॉर का सबसे बड़ा कारण है नाटो। ठीक है, ऐसा क्यों है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो एक तरीके से देखिए इनहेरेंटली आपको पता है कि इस पे डोमिनेंस किसका रहता है। तो जब भी कोई रशिया के आसपास की कंट्री नाटो से हेल्प लेती है, तो रशिया को लगता है रशिया
आपको लगता है कि यहाँ पे अमेरिकन डोमिनेंस बढ़ रहा है मेरे बाउंड्री पे, मतलब मेरे बाउंड्री पे थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, मेरे बाउंड्री पे अमेरिकन डोमिनेंस बढ़ रहे हैं, ठीक है। बट आसपास की जो कंट्रीज़ हैं अब वो बहाना लगा रही, बहाना या मान लो या फिर रियल फैक्ट बता रही हैं कि जैसे यूक्रेन पे रशिया ने कैप्चर आउट किया है, करने की कोशिश किया और युद्ध चल ही रहा है, तो हो सकता है मेरे पे भी हो सकता है। तो उससे पहले हो तो मैं नाटो ज्वाइन कर लेता हूँ। नाटो ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा हो जाएगा उनको? फ़ायदा ये हो जाएगा कि नाटो जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो हेल्प करेंगी वॉर के समय, ये उनका प्रोविज़न होता है। तो अब जो ज्वाइन किया गया है, फिनलैंड के द्वारा ज्वाइन किया गया है, वो कितनी कंट्री बन गई है अब? तो 31st मेंबर बन गया है नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए इसको सपोर्ट कौन किया है, तो तुर्की ने इसको अनोनिमस मतलब हिडन वोट के कारण एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ है कि तुर्की ने इसको हिडन वोट प्रोवाइड किया है, जिसके कारण फिनलैंड की एक्सेप्टेंस हो गई है एज ए मेंबर, नाटो मेंबर, जिसको जोड़ के टोटल 31 हो गई। अब फिनलैंड जो है वो शेयर करता है बॉर्डर रशिया के साथ, लगभग 1300 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है फिनलैंड रशिया के साथ। और इसी के साथ डिसीजन लिया गया कि अगर मैं इतनी बड़ी बाउंड्री शेयर करता हूं तो देयर इज अ चांस that Russians may inflict the war like that they have done for the Ukrainian boundary, ठीक है ना। चलिए, तो अपना सिक्योरिटी कंसर्न बता के कि रशिया इन्वेज कर सकता है जैसे यूक्रेन पे किया 2022 में, हम पे भी कर सकता है, इसलिए हम नाटो ज्वाइन करेंगे। अब देखिए स्वीडन एप्लीकेशन टू ज्वाइन, देखिए स्वीडन ने भी अप्लाई किया था कि मैं भी ज्वाइन करूंगा नाटो को, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि यहाँ तुर्की और हंगरी ने हेल्प नहीं किया। तुर्की एंड हंगरी ने इसको वो कर दिया, एक तरीके से वोट ही नहीं किया, हिडन वोट। तो नाटो जो होगा वो एक मिलिट्री अलायंस है नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में, जिसको 1949 को बनाया गया था। इसकी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम है। नाटो की सेक्रेटरी जनरल की बात कर लेंगे अभी तो जेंस स्टोलनबर्ग हैं, ठीक है ना। ये था इन्फॉर्मेशन। फिनलैंड जो है वो 31st मेंबर कंट्री बन गया नाटो का। अब आप इस मैप के थ्रू देख सकते हो किस तरीके से ये रशिया है, ये फिनलैंड है, हेलेंस्की आपको पता होगा। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो ये एरिया है, ये जो कंप्लीट एरिया हो जाएगा बाउंड्री, ये लगभग 1300 किलोमीटर का रेंज फॉलो करता है रशिया से, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हो नॉर्वे, स्वीडन भी काफ़ी ज़्यादा इस फॉर्म में है। आप मेरे को एक चीज़ बताइएगा, ये बाल्टिक सी है, आप मेरे को एक चीज़ बताइएगा ऐसी कौन सी सी है जिसमें चीज़ें डूबती नहीं हैं, ठीक है, जिसमें चीज़ें डूबती नहीं हैं, ये आप मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब देखिए कि ये जो एक स्टैटिकल डाटा है, स्टैटिस्टा एक वेबसाइट है, एक फोरम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती है स्टैटिस्टिक्स पे। तो बताया गया कैसे जो यूक्रेनियन एंड रशियन वॉर हुआ ना, वो पुश किया है फिनलैंड एंड स्वीडन को नाटो ज्वाइन करने के लिए। देखिए फिनलैंड में अक्टूबर 2021, मतलब जब रशिया यूक्रेन पे वॉर किया था उससे पहले की बात बता रहे हैं, 24% यूथ कहते थे कि ठीक है आप ज्वाइन कर लो नाटो। लेकिन जब अक्टूबर 2022 की बात हुई, जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, तो 85% यूथ चाहते हैं फिनलैंड के कि हाँ अब आपको नाटो ज्वाइन करना ही चाहिए। इस तरीके स्वीडन की बात कर लेते हैं, तो जनवरी 2022 में 37% यूथ चाहते थे कि रशिया को नाटो को ज्वाइन करो, लेकिन अब जुलाई 2022 में 64% लोग जानते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये जो रिसर्च है, ये जो स्टैटिस्टिक बनाया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ 1030 लोगों के बेसिस पे बनाया गया, इसलिए तो मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा रिलाई नहीं करता हूँ, ठीक है। रेस्ट एवरीथिंग इज डाटा। अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर पे। तो हरियाणा जो है ना वो बना है फर्स्ट स्टेट, मैं पहले स्टेट की बात कर रहा हूँ, कोंकण रेलवे वाली बात, मतलब जोन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो हरियाणा बना है फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क। 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क कहने का ये मतलब हुआ कि अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो ट्रेन चलती है वो कंडक्ट होगी कंप्लीट, ठीक है ना। तो हरियाणा जो है वो पहला स्टेट है जो 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवेज नेटवर्क को चलाएगी। तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो मार्च 2023 में रेलवे नेटवर्क इन द स्टेट हरियाणा जो कि कंप्लीटली इलेक्ट्रीफाइड हुआ, ये अनाउंसमेंट हुआ है इंडियन रेलवे के द्वारा, ठीक है। और जो ये स्टेट हरियाणा है वो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव कर लिया है। आप मेरे को एक कमेंट सेक्शन में एक चीज़ बता देना, मैंने सेंसस पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो आप एक चीज़ बताओ कि हरियाणा की अभी सेक्स रेशियो क्या है और हाईएस्ट किसकी है सेक्स रेशियो, ठीक है ना। और एक चीज़, अगर आप किसी भी स्टेट से वॉच कर रहे हो इसको, तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट की सेक्स रेशियो क्या है बता दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए जो एग्जिस्टिंग ब्रॉड गॉजेस नेटवर्क्स थे हरियाणा में, लगभग 1707 किलोमीटर रूट के में फैले हुए, जो कि अब 100% इलेक्ट्रीफाइड कर दिए गए हैं, जिससे कि देखिए जो ट्रेडिशनल टिपिकल ओल्ड स्टाइल्स थे उसको हटा करके अब इलेक्ट्रीफाइड मोटर्स, इलेक्ट्रीफाइड मशीन्स यूज़ किया जा रहा है, ठीक है ना। जिससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लाइन हॉल कॉस्ट लगभग
2.5 गुना कॉस्ट घट रहा है। पहला तो लाइन हॉलिंग कॉस्ट होता है एक, दूसरा होता है हॉलेज कैपेसिटी, जो मशीन्स की कैपेसिटी होती है वो भी घट रहा है। देखिए, मशीन की कैपेसिटी बढ़ेगी लेकिन जो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस हो रहा है, वो घट रहा है। ठीक है ना। हमें बहुत ज़्यादा इसके अंडर डीप में नहीं जाना है, एज ए करंट अफेयर ही पढ़ना है, नहीं तो मैं चाहूँ तो पेंटोग्राम पे भी आपको 10 मिनट बता सकता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना। इसी तरीके से ब्रॉड गॉज जो नेटवर्क होगा वो एक तरीके से सैंक्शन अलॉन्ग विद इलेक्ट्रिफिकेशन इन सिंक विद रेलवेज पॉलिसी ऑफ 100% इलेक्ट्रीफाइड नेटवर्क। ठीक है ना। तो 100% रूरल इलेक्ट्रीफाइड नेटवर्क की बात करेंगे तो ब्रॉड गॉज को मॉडिफाई करके इलेक्ट्रीफाइड गॉज में कन्वर्ट। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, ब्रॉड गॉज होता क्या है समझिए। ब्रॉड गॉज जो है एक रेलवे ट्रैक, जो कि दो ट्रैक के बीच में अगर हम डिस्टेंस की बात कर लें तो स्टैंडर्ड गॉज की 56.5 इंच होती है, जो कि लगभग 1.44 मीटर आप देखने को मिल जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ दी अभी जो रेलवेज यूज़ कर रहा है वो ब्रॉडर गॉज का ही यूज़ कर रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके का ये ट्रैक सिस्टम होता है और कुछ नहीं है। ये क्लियर है। अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। हरियाणा आपको याद रखना है और जो क्वेश्चंस मैंने पूछा है वो आपको बता देना है। ठीक है ना। चलिए देखिए, आप एक तरीके से मैंने ये रेलवे की वेबसाइट पे जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन को शेयर किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर न्यू इंडिया में किस तरीके से रेलवे पार्ट ले रहा है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो देखिए 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गॉज कहने का मैंने बता दिया आपको, लगभग 1.44 मीटर जो ट्रैक के बीच में डिस्टेंस होता है। तो लगभग आपको 12,134.50 करोड़ एलोकेट किया गया है। लगभग 13,675 किलोमीटर रेलवेज को इलेक्ट्रीफाइड किया जाएगा। क्लियर है। तो आप चीज़ों को जानिए। रेलवेज अब जो फ्यूल बिल जो होता है वो सेव करेगा लगभग 13,510 करोड़ पर एनम, क्योंकि अब तो इलेक्ट्रीफाइड हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये ट्रेन है आपकी, ठीक है, ये ट्रेन है और ये एक पेंटोग्राम हुआ, यहाँ पे 3 फेज सप्लाई हो गया। तो क्या होता है ना, यहाँ से इसमें एक डीसी मोटर लगी होती है, जिसकी डीसी मोटर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं किसी भी ओवरहॉलिंग टॉर्क के लिए, क्योंकि डीसी मोटर की जो होती है स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम लोग टॉर्क वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो उसकी स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होती है। इतना ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए, फॉसिल फ्यूल्स के कंजम्पशंस को रिड्यूस करना है। लगभग 2.83 बिलियन पर लीटर पर एनम रिडक्शन होगा अगर हम लोग इसमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लेते हैं तो। साथ में ही इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। लगभग 20.4 करोड़ जो मैन मेड होंगे कंस्ट्रक्शंस में, इसमें इंगेज होंगे। ठीक है। ये डाटा आपको 1 फरवरी 2019 के प्रोलॉन्ग्स में दिया गया है। चलिए अब देखिए कुछ ही समझते हैं। इंडियन ओरिजिन रोबोटिक्स इंजीनियर वो हेड करेंगे नासा के न्यूली एस्टेब्लिश्ड मून टू मार्स प्रोग्राम को। तो देख लीजिए, ये इंडियन ओरिजिन है, आपको याद रखना पड़ेगा। एक्सप्लोर मून टू मार्स मिशन जो नासा चला रहा है, उसके एक इंडियन ओरिजिन के रोबोटिक्स इंजीनियर हैं, वो हेड करेंगे नासा के जो इस्टेब्लिश किया गया नए नए जो मिशंस को, मून टू मार्स प्रोग्राम को, ये हेड करेंगे। आप इनको देख सकते हो कितने ज़्यादा टैलेंटेड और इंटेलिजेंट हैं। अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। नाम वाम तो जानना जरूरी है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो देखने को मिलेगा आपको। तो देखिए, इनका नाम है आपको अमित क्षेत्रिया। यह एक इंडियन अमेरिकन इंजीनियर है जिनकी एक्सपर्टीज़ है सॉफ्टवेयर, रोबोटिक्स, और इनको अपॉइंट किया गया है इनागुरल हेड, मतलब एक तरीके से ये सुपरवाइज करेंगे इन चीज़ों को नासा के न्यूली एस्टेब्लिश्ड मून टू मार्स प्रोग्राम में। ठीक है। यह प्रोग्राम जो है वो क्रिएट किया जाएगा, स्टेब्लिश करेगा लॉन्ग टर्म प्रेजेंस ऑन द मून पे जो लॉन्ग टर्म प्रेजेंस को रखना है, मून और बहुत सारे जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन हैं वो एक्सट्रैक्ट करना है। साथ में जो फ्यूचर मिशंस होंगे उसके लिए भी इनको मार्स के लिए और मून के लिए, दोनों के लिए चुना गया। ठीक है ना। अब हम लोग बात कर ले अमित जी के बारे में, अमित क्षेत्रिया जी के बारे में। तो ये सर्व करेंगे नासा के फर्स्ट हेड ऑफ द ऑफिस विद इमीडिएट इफेक्ट। तो ये फर्स्ट हेड ऑफ द ऑफिस के पोस्ट पे भी अभी जस्ट स्टार्ट कर देंगे ये इमीडिएट इफेक्ट से। ठीक है ना। और साथ में अगर हम लोग बात करें तो इनके रोल्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये लीडिंग ऑफिस को लीड करेंगे, साथ साथ में ओवरसीज एजेंसी जो ह्यूमन एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज है इसका भी खास ये मून एंड मार्स पे फोकस रखेंगे। ठीक है ना। चलिए, ये था, हमें नाम याद रखना है और इंडियन ओरिजिन है, इस बात का ख्याल रखना है। अब देखिए, जो मून एंड मार्स प्रोग्राम है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यह ना एक नया सा मिशन है मून एंड मार्स, जिसको ऑफिस में इनकलकेट किया गया है। बेसिकली नासा की एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, गोल है कि ह्यूमंस को हम लैंड करेंगे मार्स पे, और साथ साथ में बहुत सारे एक्सप्लोरेशन मिशन को कंडक्ट करवाएंगे मून पे भी, जिसमें 2022 नासा ने ऑथराइज किया अपनी एक एक्ट से, 2022 नासा ऑथराइजेशन एक्ट से, जिसमें ऑफिस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि कैसे क्रिटिकल हार्डवेयर डेवलपमेंट को यूज़ किया जाएगा, हार्डवेयर को और क्रिटिकली डेवलप किया जाएगा, मिशन इंटीग्रेट किया जाएगा, और साथ में रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटी और फंक्शंस को एनालाइज किया जाएगा। ठीक है। तो ये था आपको बेसिकली मून एंड मार्स प्रोग्राम के बारे में। अब आगे मूव करते हैं।
एक और दुखद न्यूज़, देखिए इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना वो राइज कर गया है 3 मंथ, और कितना 7.8% हो गया है मार्च 2023 में। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया तो काफ़ी बढ़ ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मिलियंस ऑफ लोग हैं और फ्यू हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। आप यूपीएससी देख लो, लगभग 12 लाख एस्पिरेंट्स फॉर्म को फिल करते हैं, सीट्स होती है मैक्स टू मैक्स 100,000 सॉरी। आप समझ सकते हो कि किस तरीके का क्रंच चल रहा है। सीजीएल में देख लो, अगर मान लो 35K सीट्स हैं मैक्सिमम, तो यहाँ 40 लाख लोग भरते हैं फॉर्म को। आरआरबीज में देखोगे तो और पागल हो जाओगे, यहाँ तो करोड़ों में बात चलती है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक कंट्री का एक बहुत ही एक डिफेक्ट रह गया है, और इसको जल्दी से जल्दी हटाए ज़रूरी है। चलिए, तो हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में। न्यूज़ है, करंट अफेयर, उसको जानना जरूरी है। तो इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो राइज कर गई है 3 मंथ में। ये 3 महीनों में सबसे ज़्यादा हो गई है, इस चीज़ को आपको समझना है। ठीक है ना, जो आने वाला 3 महीना हुआ उसमें सबसे ज़्यादा अभी हो गया है ये। तो कितना हो गया है? 7.8% मार्च 2023 में था। ये लेटेस्ट डाटा रिलीज किया गया है किसके द्वारा? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसको CMIE कहते हैं। यह इंक्रीज हुआ आपको 7.2 था अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अगर हम लोग बात कर ले लास्ट टाइम में, जो फरवरी में देखा गया था तो 7.2 था, मार्च में 7.8 हो गया है। 2023 की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। और साथ साथ में देखिए एक सेटबैक तो है ही, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो इकोनॉमी को रिवाइव करना पड़ा है, उसमें कट ले ऑफ्स तो हुए ही हैं साथ में। लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक ही सबसे बड़ा इशू नहीं है, इशू है आपको जॉब क्रिएशंस भी इशू है, मतलब क्रिएट ही नहीं किया जा रहा उतना जॉब। ठीक है, चलिए, तो आप देख सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया 2023 में, ठीक है ना, किस तरीके से ये राइज कर रहा है, कैसे कैसे अभी पीक पे आ गया, ये सब आप चीज़ मैप पे देख सकते हो। 7.6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट अप्रैल 2019 में था। 1.9 टाइम्स इंक्रीज हुआ था अनएम्प्लॉयमेंट रेट में पास्ट 2 ईयर्स में। फिर 7.61% हुआ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अप्रैल 2019 विच वॉज द हाईएस्ट इन 2 ईयर्स। तो 7.61 जो था वो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट था 2019 में, जो कि हाईएस्ट था 2 साल में। 15% पॉइंट इंक्रीज किया था आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट में यूथ में। 20 से 24 साल के जो यूथ्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयड थे। तो ये काफ़ी वरीसम सिचुएशन है, इस पे काम करना चाहिए गवर्नमेंट को बहुत ही जल्दी। चलिए, 10वां इंडिया श्रीलंका का बाइलेटरल मैरीटाइम एक्साइज, जिसको स्लिनेक्स कहते हैं। स्लिनेक्स मतलब SL से श्रीलंका, IN से इंडिया, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज 2023 स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना, तो कब से कब तक चलेगा? ये 3 से लेकर 8 अप्रैल 2023 तक चलेगा, और ये होता है, कंडक्ट कराया जाता है इंडियन एंड श्रीलंकन नेवी के बीच में। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लीजिए 10वां था। ये जो है ना वो 10th एनुअल स्लिनेक्स 2023 है, जो कि बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज होता है, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली ये कमेंस हुआ होगा आपको कोलंबो, जो कि श्रीलंका में है। और अगर हम लोग बात कर ले तो ये जो एक्सरसाइज होता है वो डिवाइडेड होता है 2 फेजेस में। पहला फेज होता है द हार्बर फेज एंड द सी फेज, सेकंड होता है द सी फेज। इच लास्टिंग दोनों 3-3 दिन का होता है। अगर हम बात करें इंडियन नेवी रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो INS किल्टन के द्वारा एंड INS सावित्री के द्वारा, ये दोनों का दोनों रिप्रेजेंट करता है इंडियन नेवी को। अगर हम लोग श्रीलंकन नेवी की बात कर ले तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है SLNS विजय बाहू एंड SLNS समुद्रा सॉरी, SLNS विजय बाहू एंड SLNS समुद्रा। In addition, the exercise also includes participation from the Indian Navy चेतक हेलीकॉप्टर भी पार्ट लेता है इंडियन नेवी का, साथ में ही डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी पार्ट लेता है। श्रीलंका की एयरफोर्स की बात कर ले तो डॉर्नियर एंड बेल 412 हेलीकॉप्टर्स भी यूज़ किया जाता है श्रीलंका के द्वारा। और ये जो एक्सरसाइज है वो फीचर करता है स्पेशल फोर्सेज ऑफ बोथ नेवीज वर्किंग टुगेदर। ठीक है ना, चलिए, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। देखिए आज थोड़ा सा लेट इसलिए हुआ ना, क्योंकि आज थोड़ा सा एक माइनर सर्जरी था मेरी माँ का, तो ये थोड़ा सा मतलब मैं मुझे सुबह ही बनाना था, लेकिन मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया इन चीज़ों पे। ठीक है, तो आज मैं नहीं बना पाया, सॉरी फॉर द डिले। एंड अगर आपको लगता है इसको कि मेरा कंटेंट आपको वाकई हेल्प कर रहा है, तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल टू। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल ISP सिंप्लीफाइड। इंस्टाग्राम से आप मुझे डायरेक्ट जुड़ सकते हो। अगर आपको UPSC या स्टेट PCS BPSC के कैंडिडेट हो तब तो आपको 100% जुड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। आई हैव क्वालिफाइड ISRO एग्जाम, आई हैव क्वालिफाइड GATE एग्जाम विद वेरी prestigious rank as well, and I have also qualified few exam which I think is of engineering background, as well as I have qualified BPSC. ठीक है, BPSC prelims I have written mains also. So you can express your thoughts, your anything that you want
for just for the exam purpose, or also you can mail me at ispsimplified@gmail.com. Thank you.